Hi everyone. So today we are going to do important facts and figures of geography starting from channel first. ठीक है, तो ये जो है ये PDF का जो क्रेडिट है इट्स गोज टू ह्यूमैनिटीज लेवल. आई एम जस्ट रिक्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ स्टडिंग दिस एंड आपको भी हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर 1 आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जहाँ पे ग्रिफ्ट टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी है और आप सभी को ये पता ही है. ठीक है, मेन यही है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए. यहाँ पे देखिए वेरी फर्स्ट कितनी सारी ज्योग्राफी की ब्रांच है. बिहेवियरल ज्योग्राफी. ठीक है, अब इन सब के आगे अलग अलग जो ज्योग्राफी की ब्रांच है वो आपको याद करनी है. जैसे बिहेवियर की क्या होगी, साइकोलॉजी होगी, तो आपको वो याद रखनी है. मीन यहाँ पे इसने लिखी भी नहीं है. फिर सोशल वेलफेयर की वेलफेयर हो जाएगी, आई थिंक वेलफेयर. और फिर लेजर की आई थिंक सोशियोलॉजी हो जाएगी. कल्चर की एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी. और जो आपकी जेंडर की है उसकी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज, हिस्ट्री की हिस्ट्री है. मेडिकल जो ज्योग्राफी होती है उसको आई थिंक हम कहते हैं एपिडेमोलॉजी. ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो, मतलब स्पेलिंग में ऐसे तो नहीं हो सकता गलत ऑब्वियसली. ठीक है, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी को हम कहते हैं सेफोलॉजी. ठीक है, सेफोलॉजी. ठीक है, तो आप ये भी देख लेना. मिलिट्री ज्योग्राफी को मिलिट्री ज्योग्राफी कहते हैं. पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम कहते हैं बेसिकली क्या, देखिए डेमोग्राफी. और सेटलमेंट ज्योग्राफी को अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट. ये ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंडस्ट्री अलग अलग है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, राम ने IIT क्लियर करी. ठीक है, तो रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म. ठीक है, अब देखिए ये देखिए द ब्रॉड स्टेज एंड द थ्रस्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी. ये बहुत बार आता है. ठीक है, बहुत बार ये बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम इसको करते हैं. तो देखिए सबसे पहले जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था उसमें बेसिकली ज्योग्राफी का मेन जो आइडिया था इट वाज अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब देखिए ट्रेड और इंपीरियल पर्पस की वजह से नए नए एरियाज एक्सप्लोर हुए और जो हर एरिया है उसका एक इंसाइक्लोपीडिया वर्जन लिखा गया. इसमें एग्जाम्पल है जैसे अफ्रीका की फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया किसी रेनेसेंस वाले ने लिखी थी, तो ऐसे करके. फिर है लेटर कॉलोनियल पीरियड जहाँ पे रीजनल एनालिसिस किया था. उसका मतलब ये था कि पूरे वर्ल्ड की अगर एक पार्ट को अंडरस्टैंड कर लूँ तो मैं ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर लूंगा. मतलब इस पार्ट पे कितनी बारिश हो रही है, ठीक है, कितनी रेन हो रही है, कितना क्लाइमेट है, क्या है, तो इससे मेरे को पूरे वर्ल्ड का पता चल जाएगा. एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट रीजन वर टेकन. द आइडिया वाज दैट ऑल रीजन वर पार्ट ऑफ होल, दस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन पार्ट वुड लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल. ठीक है, फिर तो यहाँ से आपको शुरू कर लिया. फिर 1930s एरियल डिफरेंशिएशन आया जिसमें क्या था बेसिकली तो फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग यूनिकनेस कि हर एरिया दूसरे एरिया से किस लिए डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम वॉर के टाइम अपन को रिसोर्सेज चाहिए थे. फिर 1950s और 60s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम आया और इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे हमने देखा कुछ टूल्स का यूज़ हुआ. ठीक है, फिर है 3 स्कूल आई. एक थी ह्यूमैनिस्टिक जहाँ पे वेलफेयर और लोगों की हेल्थ एजुकेशन इनके बारे में बात होती है. रेडिकल स्कूल होती है जो कि बेसिकली कैपिटलिज्म को बुरा मानती है और रेडिकल आइडिया को इंप्लीमेंट करती है. बोलती है जितनी भी आज की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है जो एक साथ एग्जिस्ट करती है वो कैपिटलिज्म की वजह से है. बिहेवियरल ज्योग्राफी में क्या है कि डिफरेंट लोगों का परसेप्शन क्या होता है स्पेस और टाइम को लेके उसके हिसाब से. ठीक है, तो ये 3 स्कूल डेवलप हुए ह्यूमन ज्योग्राफी में, क्योंकि लोग जो थे वो डीह्यूमनाइज मैनर ऑफ डूइंग ज्योग्राफी लेड टू दी एमरजेंस ऑफ 3 स्कूल. ठीक है, फिर पोस्ट मॉडर्नाइजेशन और जो आइडिया रीजनल एनालिसिस ने दिया था पहले, उस आइडिया को लोगों ने डिस्कार्ड कर लिया था बेसिकली, और लोगों ने बोला हर एक आइडिया बेसिकली क्या है, अलग अलग है, और ग्रैंड जनरलाइजेशन है जो सबका एक कर लिया था उसको लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, अब देखिए इस वाली टेबल से क्या क्वेश्चन आता है आपको, बेसिकली अर्ली, लेटर या फिर ये जो एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन है इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को बोल देते हैं. तो आपको बस यही याद रखना है कि ERASH. ठीक है, आपको ये याद रखना है, मेन तो यही है. बाकी तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आपको लास्ट का याद है. ठीक है, अब देखिए 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है उसमें 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है. ठीक है, तो 10 एक और फैक्ट मैं आपको कवर करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के 10% एरिया में वर्ल्ड की कितनी 90% पॉपुलेशन रहती है. ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको पता है. मिनरल्स में आप कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट अफ्रीका का एग्जाम्पल दोगे. कोबे ओसाका का जापान में एग्जांपल दोगे. नेचुरल ग्रोथ आपको पता है, एक्चुअल ग्रोथ है बर्थ, डेथ, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन और ये. ठीक है, यहाँ पे देखो ये B और P है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न, और P नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न. ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड्स बोर्न. ठीक है, P का मतलब होता है क्या, मिड ईयर पॉपुलेशन. क्या, मिड ईयर पॉपुलेशन. और यहाँ पे देखो ये 1000 है, 100 नहीं है, 1000 है. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, जॉब भी कैरेसी ने क्या बोला, एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी. ठीक है, ये स्टेज फर्स्ट में आप देख लो बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट है. फिर स्टेज सेकंड में आपके पेरू, श्रीलंका, केनिया है एक्सपेंडिंग में. और फिर आप देख लो क्या है, कनाडा, जापान लास्ट में है. ठीक है, अब देखिए ये जो आपका स्टेज ऐसे होता है ना, ये वाला. अब देखिए ये ऐसे कर लो और ये ऐसे और ये ऐसे. ठीक है, बेसिकली ऐसे और ये ऐसे. ठीक है, अब ये जो पेरू और आपके है ना
यहाँ पे ये देख लो, पेरू आपके यहाँ पे है और श्रीलंका और केन्या आपके इस साइड में, लाइक लास्ट में। स्टेज सेकंड के फर्स्ट स्टेज पे पेरू है और स्टेज सेकंड के लास्ट स्टेज पे है श्रीलंका और केन्या, ठीक है। ये याद रखना है, ये यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा था। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। इसकी ट्रिक यही है कि पहली 3 आपको याद होनी चाहिए, फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे यूएसए है वो अमेरिकन कंट्री, तो अमेरिकन एशियन स्विच बैक करना है। यूएसए अमेरिकन हो गई, ठीक है, इंडोनेशियन एशियन हो गई, फिर अब ब्राज़ीलियन है तो ये अमेरिकन कंट्री हो गई तो ब्राज़ील, फिर वापस एशियन पाकिस्तान हो गई, फिर वापस तो अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया का लकी नंबर 7, ठीक है, फिर वापस एक एशियन कंट्री बांग्लादेश, फिर रशिया, मैक्सिको में चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये 2 आपको दिखते होंगे, ठीक है। एक तो है आपकी महबूबुल हक, एक है अमर्त्य सेन, ठीक है। बेसिक नीड अप्रोच आपके ILO ने दिए 6 बेसिक नीड, बताइए कितनी? 6 बेसिक नीड। कौन सी है? हाउस है सबसे पहले, फिर है सैनिटाइजेशन, आपके मेन होता है सैनिटाइजेशन, ठीक है। फिर है आपके बेसिकली क्लोथिंग, ठीक है। फिर है आपके फूड, फिर आपके हैं बेसिकली शेल्टर, और फिर है आपके बेसिकली वाटर, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब देखिए जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो अमर्त्य सेन ने दी। अमर्त्य सेन क्या मानते हैं? फ्रीडम को मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं। किसको? फ्रीडम को। फ्रीडम में इंक्रीज इन फ्रीडम मीन्स सब कुछ, ठीक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान पब्लिश करता है, ठीक है। ये देख लीजिए वेरी हाई में 66 कंट्री है, फिर 49 कंट्रीज हैं, फिर 44 कंट्रीज हैं, फिर 32 कंट्रीज हैं, ठीक है, बिलो। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक कुछ नहीं है, आपको याद करनी पड़ते हैं ये नंबर्स, पर देख लेना जिस हिसाब से आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर ये है आपके दूसरा वाला, ये आई थिंक 2021-22 का है, मेरे बुक में 2023 का था तो मैं वो ही लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो मेरी ये टिक थी स्विच, ठीक है, स्विच हो आइस नो, ठीक है। स्विट्जरलैंड, हांगकॉन्ग, आइसलैंड, नॉर्वे, ठीक है। फिर डेनमार्क और स्वीडन का सेम ही स्कोर रहा था तो मैंने उन दोनों को ऐसे ही याद कर लिया था, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। और फिर मेरी नेक्स्ट ट्रिक थी गिसन की, ठीक है। गिसन एक फॉर्मूला है जिससे आप याद कर सकते हो। जर्मनी मेन हो जाएगा, फिर है आयरलैंड हो गया, फिर है स्विट्जरलैंड हो गया, फिर है ऑस्ट्रिया हो गया, फिर एन से है आप नीदरलैंड्स कर सकते हो। कौन सा? नीदरलैंड्स, लास्ट में नीदरलैंड्स, ठीक है। आपकी जो ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्विट्जरलैंड दोनों में ही फर्स्ट है, ठीक है। कहीं कहीं पे नॉर्वे भी होता है, कहीं कहीं पे स्विट्जरलैंड भी होता है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 132 है 2021 के अकॉर्डिंग। अभी वापस चेक कर लेना, अब आई थिंक 1 2 3 हो गई है, वापस चेक कर लेना, मेरे को नहीं पता, आप चेक कर लेना, ठीक है। 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ। गैदरिंग और अब हम आ गए हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। तो गैदरिंग प्रैक्टिस होती है और लो लेटीट्यूड्स और हाई लेटीट्यूड में। गैदरिंग में आप देखो तो सबसे पहले नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और सदर्न चिली। सदर्न चिली इसलिए आता है क्योंकि सदर्न चिली की जो टिप है ना, टिप वो एंटार्क्टिका के पास है। किसके पास है? एंटार्क्टिका पास। तो एंटार्क्टिका के पास होने की वजह से ये हाई लेटीट्यूड है। हाई लेटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर है, हाई लेटीट्यूड का मतलब जो लेटीट्यूड 90 डिग्री के आसपास होते हैं ना, 90 डिग्री साउथ या नॉर्थ, वो हाई लेटीट्यूड होते हैं, तो ऐसा मत समझो। और सदर्न चिली है वो बेसिकली ऊपर भी आता है, मतलब अमेरिका से भी ऊपर है। यहाँ पे अमेरिका शुरू होता है और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका शुरू होता है। साउथ अमेरिका के यहाँ से लगा के यहाँ से घूम के ऐसे ये हाई लेटीट्यूड पे सदर्न चिली ऐसे, ठीक है। फिर लो लेटीट्यूड पे आप देखो, लो लेटीट्यूड पे आप देख सकते हो अमेजोन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया याद रख लो, जो ऊपर वाला पार्ट है ना वही। एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड इन डिफरेंट रीजन। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल डोमेस्टिकेट करते हैं, कैटल का मतलब काउ और बफेलो दोनों। सहारा और डेजर्ट में शीप, गोट, कैमल्स करते हैं। माउंटेन्स में तिब्बत और एंडीज में याक की लामास करते हैं। आर्टिक सब आर्टिक्स में रेंडियर या फिर डॉग्स करते हैं, ठीक है। नोमेडिक एरियाज की कोर रीजन क्या है? नदर्न अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका जो आपके ये वाला ना, ये वाला नॉर्थ अफ्रीका, फिर अरेबियन पेनिनसुला, फिर मंगोलिया, फिर सेंट्रल चिली, फिर सेकंड रीजन है टुंड्रा ऑफ यूरेशिया। ये एक याद रखना कि नोमेडिक हर्डिंग में टुंड्रा आ रहा है। टुंड्रा नॉर्थ यूरेशिया का टुंड्रा रीजन नोमेडिक हर्डिंग में आ रहा है। नदर्न यूरेशिया है वो किसी और में आएगा। सदर्न हेमिस्फीयर ये नहीं याद करना, सदर्न हेमिस्फीयर बस इतना याद रखो। साउथ वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर। ट्रांस ह्यूमन्स देख लिए, हिमालयाज में रहते हैं, गुजर, बकरवाल, गाडीज एंड भोटियास, ठीक है। फिर आ जाते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक इकोनॉमी। तो इसमें 5 कंट्रीज आपको पांचों ही याद रखनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुगे, यूएसए, ठीक है। A2 याद रख लो आप सब। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुगे, यूएसए और न्यूजीलैंड तीनों ही पूछ लेते हैं। न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया बहुत पास में, अर्जेंटीना है वो आपके साउथ अमेरिका में, यूरुगे भी साउथ अमेरिका में, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में। प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसके अलग अलग नाम है। जूमिंग नदर्न ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में कहते हैं। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में कहते हैं। लैंडिंग इंडोनेशिया एंड मलेशिया में कहते हैं, ठीक है। फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, वेट पैडी से डोमिनेटेड है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि इसमें क्या होता है। जो पैडी से कल्टीवेटेड होते हैं वहाँ पे जो फार्म की साइज होती है बहुत कम होती है, ठीक है। फार्म छोटे होते हैं और फार्म में जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत लोग होते हैं, क्योंकि फार्म छोटे हैं और लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर बहुत सारे लोग पूरा फार्म जोत देंगे। मान लो 1000 स्क्वायर किलोमीटर फार्म है तो नियरली 1000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हो गई, राइस उग गई। बट इसमें काम भी कितने लोग कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं। तो 1000 लोगों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हर एक को एक एक बोरी चावल ही मिलेगा। तो फिर भली फार्म की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है क्योंकि हर जगह क्रॉप उग गया है, बट पर्सन की प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ जिसमें क्या है, इसमें फार्म छोटा है, ठीक है।
फिर है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें फार्म की साइज़ बहुत बड़ी है। मान लो फार्म की साइज़ है 5000 मीटर, कितनी है 5000 मीटर, बट इसमें मशीन यूज़ हो रही है क्योंकि फार्म की साइज़, इतना बड़ा फार्म कौन कल्टिवेट करे, तो मशीन यूज़ हो रही है, तो मशीन हर जगह चल नहीं पाती, आपको पता है, तो 4000 किलोमीटर में ही फार्मिंग हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, और मशीन चलाने वाला कौन है, एक ही चलाने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें फार्म की प्रोडक्टिविटी तो लो है, पर एक ही बंदे को कितनी 4000 बोरी मिलेगी, तो फार्म की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, पर पर्सन की प्रोडक्टिविटी बहुत क्या है, अब फार्म की लो है, पर्सन की बहुत हाई है, ऐसा बोलना था, सॉरी, ठीक है। प्लांटेशन में देख लो टी, कॉफी, कॉटन, बबल, ये जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है, ये फ्रांस वगैरह है, तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखो। सबसे पहले डिस का मतलब है डच, ठीक है। डच ने कहाँ पे कॉलोनी डाली, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में किसकी कॉलोनी थी, शुगर केन की, किसकी, शुगर केन की, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट जो है वो आप ऐसे याद रख लो कि जो फिलीपींस है, फिलीपींस की जो कोकोनट होते हैं, कोकोनट, उनमें क्या होता है, आपकी शुगर केन होती है, ठीक है। तो आपको ये याद ये रह जाएगा कि फिलीपींस में एक कॉलोनी थी, ठीक है, जिसमें क्या था, शुगर केन था सबसे पहले, और एक तो था कोकोनट। दो दो तरीके की प्लांटेशन हुई थी, शुगर केन और कोकोनट। और फिलीपींस ने भी किसने की थी, बेसिकली आपके ये फिलीपींस में जो फार्म्स थे वहाँ पे स्पेनिश अमेरिकन दोनों ने कॉलोनी बनाई थी, तो वहाँ पे ये दोनों ने कोकोनट और शुगर केन उड़ गया। फ्रांस का आप याद रख लो कि सीसी, वेस्ट अफ्रीका में क्या है, सीसी। ब्रिटिश टी तो आपको याद आ जाएगा, इंडिया श्रीलंका। रबड़ आप याद रख लो मलेशिया से, और फिर आप याद रख लो वेस्ट इंडीज़। अब देखो शुगर केन और बनाना आपको पता है किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, ठीक है, बॉयज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। सोचो वो चीज़, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ का दैट पार्ट इज़ वेरी बिग, ठीक है, समझ गए होगे। फिर डिस्क का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ब्राज़ील में क्या उगती है, कॉफ़ी उगती है, आपको पता ही है कि एक आपका फॉर्मूला देता हूँ, बीविक HP करके है, ठीक है। इसका मतलब है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरस, पेरू, और इसके बाद आता है इंडिया, कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन में, ठीक है। ये आपके एग्रीकल्चर चैप्टर है, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन फार्मिंग, इसमें ज़्यादा वीट उगता है, सबसे ज़्यादा वीट ही उगाते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन फार्मिंग में। लो ईल्ड पर एकड़, हाई ईल्ड पर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये 6 नाम है, सॉरी, आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले कैनेडियन अमेरिकन पेरीज है, फिर पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना है, फिर वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, फिर यूरेशियन स्टेपीज, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, काउंटबेरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, और एक है हो गए ना 6, हाँ 6 हो गए, ठीक है। फिर देखिए मिक्स फार्मिंग, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न नदर्न अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट सदर्न कॉन्टिनेंट, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया ये आ गया मिक्स फार्मिंग में, किस में आ गया, मिक्स फार्मिंग में, ठीक है। डेयरी फार्मिंग देखो, लार्जेस्ट रीजन है नदर्न वेस्ट, सेकंड रीजन है कनाडा, थर्ड बेल्ट है सदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया। क्या ही बताऊं इसमें। अब विटिकल्चर इज ग्रेप कल्टीवेशन, ट्रक फार्मिंग, वेजिटेबल ओनली, सरफेस माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, सरफेस माइनिंग को स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं, ये याद रख लो, और शाफ्ट माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। और एक और फैक्ट है कि जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, वो हुई है डेनमार्क में, ठीक है। फिर आप क्या आ जाइए, डिफरेंट है ये टेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर टेबल है, इसमें से ही आता है सब कुछ। MCQ आएगा ना, तो इसके अलावा कहीं से आ जाना, मेरा नाम चेंज करके बता देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखनी पड़ेगी ये इंडस्ट्री, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे सारी करेंगे, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको देखो जो खाने वाली चीज़ें वो, ठीक है, देखो शुगर खा सकते हो, एडिबल ऑयल खा सकते हो, कॉटन टेक्सटाइल पहन सकते हो, कॉफी खा सकते हो, टी खा सकते हो, रबड़ का भी बहुत कुछ बनता है, ठीक है, आजकल तो रबड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल है, ये कॉटन टेक्सटाइल अब कुछ बच्चे जानबूझ के कॉटन टेक्सटाइल को किस में डाल देते हैं, फॉरेस्ट में डाल देते हैं, सॉरी। तो फॉरेस्ट में नहीं डालना है, कॉटन का आप उगता है फॉरेस्ट में उगता है, या फिर ऐसा कर लो जो जो चीज़ें फॉरेस्ट में उगती है वो फॉरेस्ट, सॉरी, एग्रीकल्चर फील्ड्स में उगती है। फॉरेस्ट में आपको याद रखना है क्या, TLTP, ठीक है, टिम्बर, लैक, टर्पटाइन, पेपर, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है, CBSE ने ये हजारों बार सवाल पूछा है कि टिम्बर कहाँ से आया है, लैक कहाँ से आया है, टर्पटाइन कहाँ से आया है, पेपर कहाँ से आया है। बच्चे पेपर को केमिकल में डाल के आ जाते हैं, लैक को केमिकल में डाल के आ जाते हैं, टर्पटाइन को केमिकल में डाल के आ जाते हैं, बट TLPTP ये याद रख लो, टर्पटाइन, लैक, टिम्बर, पेपर, ठीक है। एनिमल में लीदर और वुल तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। केमिकल्स में आप देख लो, केमिकल में पेट्रोलियम इज बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर केमिकल या फिर पेट्रोलियम, दोनों शब्द आ जाएंगे। पेट्रोकेमिकल ये तो आपको पता है, केमिकल हो गया, प्लास्टिक केमिकल हो गया, सॉल्ट हो गया केमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल ये, ठीक है। फिर आ जाइए आपकी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में आयरन, स्टील, मैग्नीज डाल दें, नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी, सीमेंट में नॉन मेटल। अब देखिए पॉटरी है, इसको गलती से भी आप एग्रो बेस में मत डालना, पॉटरी है जो मिनरल में आ रही है, ठीक है, ये याद रखो। सॉल्ट और सोप्स भी किस में आ रहे हैं पता है, सोप्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सॉल्ट भी इसमें है, सल्फर भी इसमें है, सोप भी इसमें, प्लास्टिक, पेट्रोल, फाइबर सब इसमें TLTP है, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये आपका चौराया है, ठीक है, तो चौराया वे 2 और 3 वेज मीट इज कॉल्ड नोड, इसको क्या कह देंगे, नोड कह देंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा चौराया आपका मान लो, ठीक है। तो ये जो दो नोड को कर रहा है कनेक्ट, इसको क्या कहते हैं, लिंक, ठीक है, इसको कहते हैं लिंक, ठीक है। अब देखो जैसे ये देखो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो एक फॉर्मुलेशन हुआ है पूरा डिफरेंट नोड्स और लिंक्स का, इसको बेसिकली ये आपकी, एक तो मैंने आपको बता दिया ये लिंक है आपके, ये पूरा फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, नेटवर्क सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम, ये याद रखो, समझ आ दे। टूरिज्म इज अ ट्रैवल, रिक्रिएशन और बिजनेस, लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी, 250 मिलियन, 40% वर्ल्ड की जॉब होती है, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म 55,000 लोगों ने विजिट किया था 2025 में इंडिया को, ठीक है। नॉलेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। KPOs हैं, उनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये याद रख लो। पानी पीने दो एक बार, ठीक है।
अब देखिए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ये अलग होते हैं। अब इधर आओ, टेक्नो हाईटेक इंडस्ट्रीज में आती है टेक्नोपॉलिस। क्या आती है? टेक्नोपॉलिस। ये करवाना है मेरे को तुम्हें। ये होती है हाईली एडवांस। क्या होती है? हाईली एडवांस होती है, ठीक है, और हाईली सस्टेन्ड भी होती है, ठीक है, हाईली सस्टेन भी होती है और सेल्फ सफिशिएंट होती है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इसको बोलते हैं टेक्नोपॉलिस। टेक्नोपॉलिस की दो एग्जांपल दे दो। सबसे पहले तो सिलिकॉन, सिलिकॉन ही है दोनों। सिलिकॉन एक तो है फॉरेस्ट, एक है वैली, ठीक है। फॉरेस्ट है आपकी सीटल में, कहाँ पे? सीटल। और वैली आपकी कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। ये जो हाईटेक इंडस्ट्री होती है ना, बेसिकली ये पेरीफेरी रीजन्स में होती है, मतलब बाहर, ठीक है। अब देखो, फटाफट मैं जॉब करवाता हूँ। रेड कॉलर वर्कर्स हैं। एक और फैक्ट कवर करना था अपन को। चिकल है, चिकल, ये चिकल से क्या बनती है? च्युइंगम बनती है। कौन से प्लेट से निकलती है? ज़ेपोटा प्लेट से निकलती है, ठीक है। रेड कॉलर वर्कर्स हैं कहाँ से? बेसिकली पुलिस, इमरजेंसी, नहीं गलत है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। रेड कॉलर वर्कर्स होते हैं ये बेसिकली कौन से होते हैं? प्राइमरी वर्कर्स होते हैं। कौन से वर्कर्स होते हैं? प्राइमरी वर्कर्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। गोल्ड है, ये बेसिकली कौन से में काम करते हैं? पुनेरी में काम करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे काम करते हैं, जो पॉलिसी वगैरह ये बनाते हैं ना, वो हाईएस्ट प्रोमिसी डॉक्टर्स एंड ऑल क्वेनरी सेक्टर से होता है। वाइट है जो कि प्रोफेशनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोफेशनल। जो हाईटेक इंडस्ट्री होती है ना, उसमें व्हाइट कॉलर वर्कर्स ज़्यादा होते हैं और ब्लू कॉलर वर्कर कम होते हैं, ठीक है, जो मैनुअल लेवल करते हैं, ठीक है। फिर ग्रे कॉलर, ये आपके नहीं आता, रहने दो। पिंक कॉलर है वुमेन्स के रिलेटेड जॉब्स है ना, नर्स, डॉक्टर, रिटेल एंड ऑल, ये सब, ठीक है। देखिए, रेड कॉलर वर्कर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एनसीईआरटी इट रेफर्स टू प्राइमरी सेकेंडरी लेबर्स, ठीक है। अब इन मॉडर्न टाइम इट्स नहीं, ठीक है, ये अपन के लिखा हुआ नहीं है, फालतू में क्या करना है, ठीक है तो अब देखिए, रेड कॉलर वर्कर्स हैं, ये आपकी ये एमसीक्यू दे रखा है, सॉल्व कर लेना अगर करना हो तो। अब जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, तो सबसे पहले तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक आपकी लिखा हुआ है स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है कम्ब्यूजन इंजन लिखा हुआ है। दो इंजन है आपकी, एक तो है कम्ब्यूजन इंजन इंजन है, ठीक है, और एक है आपके स्टीम इंजन, ठीक है। ये देखिए, ये आया है 1765 के अराउंड कुछ ऐसा, ठीक है। और कम्ब्यूजन इंजन है, ये आपका आया 19वीं सेंचुरी में, ये याद रखो। फर्स्ट जो ट्रेन चली थी वो स्टॉकहोम से डार्लिंगटन चली थी, ठीक है। दोनों ही नदर्न ईस्टर्न यूनाइटेड किंगडम में या फिर नदर्न यूनाइटेड में ही है, दोनों कहीं से भी देख लो। टोटल मोटरेबल रोड है 15 किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका है, 33% ऑफ टोटल रोड है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी है, एक एक रीजन 20 किलोमीटर ही आगा है, मतलब इस सारे रीजन से। मोस्ट रजिस्टर्ड व्हीकल, सबसे ज़्यादा व्हीकल इसी में ही है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में सेकंड नंबर पे, ठीक है, सही करके आना, देख लेना, ठीक। फिर देखिए, हॉर्स यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल कहाँ पे यूज़ होते हैं? बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। डॉग्स एंड रेंडियर्स नदर्न अमेरिका, नदर्न यूरोप, नदर्न और साइबेरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई ने 2023 में पूछा है, ठीक है। फिर ये मूल्स हैं, ये माउंटेनियस रीजन में। कैमल्स हैं, ये डेजर्ट्स में। बुलक्स हैं, ये इंडिया में। ये बीच वाला जो लिखा हुआ है ना, ये फालतू, इसको याद नहीं करना। हाईवे हैं, 80 मीटर वाइड होते हैं, इनके ब्रिजेस होते हैं, दोनों तरफ फ्लाईओवर्स होते हैं, ये होता है, ठीक है। देखिए, हाईवे हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका में 0.65 से। देखिए, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ये याद रख लो। ये आपके चलता है वेनिकॉर से सेंट जॉन सिटी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक मैप दे रखा है, ठीक है, मेजर मेजर एयरपोर्ट्स का मैप दे रखा है। मेजर एयरपोर्ट्स प्लस मेजर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स दे रखा है, दोनों का मैप दे रखा है। दोनों के मैप रट लो, पूरी सारी लोकेशन रट लो। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी। कुछ भी पूछता है, सीबीसी बोल देता है सी से बी जाना है अपन को, तो बताओ कौन से पोर्ट बीच में आएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए वेनिकॉर है, वेनिकॉर विक्टोरिया, ये यहाँ पे पड़ता है, और सेंट जॉन सिटी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। फिर पैन अमेरिकन हाईवे, ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और नदर्न अमेरिका को क्या करता है? बेसिकली कनेक्ट करता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉट हाईवे बहुत फेमस है, क्योंकि डार्विन से मेलबर्न कनेक्ट करता है। ये सीबीसी ने पिछले साल ही पूछा था। बीच में क्या कहता है? टेनाइट क्रीक आता है, एलाइस स्प्रिंग आता है, ये दोनों जगह आती है। रशिया, मॉस्को वाल्विस्टॉक हाईवे, मॉस्को बोलता है, सीबीसी पूछता है ट्रांस रशियन हाईवे, ऐसा कुछ हाईवे नहीं होता। मॉस्को वाल्विस्टॉक हाईवे। गोल्डन कोऑर्डिनेटर पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अफ्रीका में कायरो से केप टाउन एक टाउन चलती है। और एक और फैक्ट मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, एक आप देखना फैक्ट यहाँ पे होगा, कौन ऐसी कुछ है, आई थिंक एल्जीरीज से लगा के कुछ चलती है ट्रेन, है ना, वो देख लेना, ठीक है। एंचोरेज से एल्जीरीज, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेंगे। एक और है, आपको मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कैनेडियन हाईवेज में ही है। एडमिंटोन से एंचोरेज है, एडमिंटोन से कहाँ पे है? एंचोरेज, ठीक है, देख लेना, ठीक है। एक है एल्जीरी से है, बेसिकली किससे है? इधर आ जाओ, एल्जीरी से है आपकी एक तो, ठीक है। कॉनकारो रीजन, ऐसा कुछ है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आएगा, स्पेलिंग से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉड गोएज है, वो 1.5 मीटर से। स्टैंडर्ड गोएज है, यूनाइटेड किंगडम में यूज़ होती है, 1.44 मीटर है तो 1 मीटर। स्मॉलर है तो लेस देन 1 मीटर, ठीक है। रेलवे, यूरोप सबसे ज़्यादा डेंस है, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, नंबर याद कर लो, 4040 लाख, ठीक है। रेलवे 90% ट्रांसपोर्ट है। मेस्को इज मेन हब। नॉर्थ अमेरिका 40% ऑफ वर्ल्ड टोटल। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर रेलवे है, और 25% साउथ वेल्स में है। साउथ अमेरिका में देख लो, अर्जेंटीना से ब्राज़ील, और ब्राज़ील ये इतना ही है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट बता रहे हैं आपको, ब्यूनोस एयर से वेल प्लासियो, चाइल्ड, यूएस अल्लाटा प्लासी, ये सीबीएसई ने 2021 में पूछा था, ठीक है।
अफ्रीका है 40,000 किलोमीटर, साउथ अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ये सब मिलता है। फिर है बेंजूलियन रेलवे, ये है आपके एंगोला से कॉपर बेल्ट, ठीक है। बेंजूलियन रेलवे का सही से नहीं दे रखा, मैं आपको वापस करवा देता हूँ। आपको याद रखना है बेंजूलियन और ये तांजानियन, ठीक है। पहले तो आ जाइए बेंजूलियन रेलवे, कौन सी रेलवे? बेंजूलियन, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंगोला से, कहाँ से? कॉपर बेल्ट तक। फिर कॉपर बेल्ट से कहाँ पे जाती है? आपके दारुसलेम जाती है। कहाँ पे जाती है? दारुसलेम। ये है बेंजूलियन और ये है आपके तांजानियन, ठीक है, तांजानिया। और ब्लू ट्रेन कहाँ पे चलती है? बॉट्सवाना प्लस जिम्बाब्वे, ठीक है। फिर आपके आ जाएंगे दो, कायरो से कैपटाउन कुछ ट्रेन चलती है, ब्लू ट्रेन, कैपटाउन एंड प्रिटोरिया, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये यहाँ पे गंदा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छी जगह पे आपको बताऊंगा। लेंथ इतनी याद रख लो, 9332 किलोमीटर। ओडिशा यूक्रेन में, बाकू कैस्पियन सी में, डाकू कैस्पियन, ठीक है। ताशकेंट आपको बताएगा, उलान बटोर है मंगोलिया का है, शियांग बीजिंग चाइना का है, शियांग भी चाइना का है। ओ भाई तेरी उंगली क्या फालतू मिनोमिनिक्स दे रहे हैं, ठीक है। इधर आओ, ट्रांस साइबेरियन के दो एंड पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी एंड याद करते हैं। मॉस्को, मॉस्को में कौन रहते हैं? मेरे कज़न। कितने कज़न? 2 मैन। कितने? 2 मैन। किसकी तैयारी कर रहे हैं? रशिया में रह के। ऑब्वियसली यक्तिनाबर्ग एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे किसकी तैयारी होती है? नीट की तैयारी, मतलब जो नीट नहीं कर पाते वो यक्तिनाबर्ग जाते हैं, सच में, सच, ये फैक्ट है, ठीक है। और फिर है दूसरा है आपके ओमाक्स, क्या है? ओमाक्स। फिर है आपके ओमाक्स हो गया। फिर आपके अंगारिक्स, क्या है? अंगारिश। फिर आपके हैं नोबोरिशिक। फिर आपके इरकुशिक, क्या है? इरकुशिक। फिर आपके खाबरोशिक। अब देखो ये जितने भी रीज़न है ये आपको सारे करने हैं। सारे क्यों करने हैं? क्योंकि सीबीएसई आजकल क्या करता है, ये जैसे कज़न दे रखा है ना, तो कज़न पे बेसिकली ऐसे ऐसे कर लेगा और बोल देगा ए है। ए क्या है बताओ? तो ये अपन को याद होना चाहिए, कज़न होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो यही है, एस.टी. पीटर्सबर्ग पासेस थ्रू मॉस्को, उफा, नोबोरिशिक, इरकुशिक, चीता, खारबोरिशिक, ठीक है। ये तो सीबीएसई ने बुक में नाम देख रहे हैं, बट डायग्राम पढ़ के जाना। जो इरकुशिक है वो मेन है और चीता है ये मेन है। इरकुशिक है ये फर सेंटर है, ये एग्रो सेंटर है चीता, ठीक है। फिर ये ट्रांस कैनेडियन, ये मीट और वीट के लिए जाना जाता है, ठीक है। 7,050 किलोमीटर, ये आई थिंक थोड़ा सा गलत है क्योंकि आई थिंक इसकी लेंथ 331 होनी चाहिए, देख लेना एक बार, ठीक है। बीच में ये ऐसे मॉन्टोरियल क्यूबेक कुछ मत याद करो, 1886 में बना था। क्या याद करना है मैं बताता हूँ। यहाँ से आ जाओ, ये आपके चलती है क्या? ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड याद कर लो, पहले तो ये याद कर लो कौन से फर्स्ट एंड है। वेनिको विक्टोरिया इन ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी हेलीफैक्स इन न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। फिर आपके ये याद करो क्या है आपके, सबसे पहले कैलगरी है, विनपिंग है, ठीक है, विनीपिग है, ठीक है। फिर आपके और भी हैं, एक आपकी आई थिंक रेजिना करके है, रेजिना, ठीक है। ये देख लेना कैलगरी कहाँ है, रेजिना कहाँ है, विनपिग कहाँ है, ये सब एक बार याद कर लोगे ना तो आसान है। फिर आपके हैं मॉन्टोरियल, क्या है? मॉन्टोरियल। मॉन्टोरियल से ऊपर लाइन कनेक्ट होती है थंडर बे के लिए, लेक सुपीरियर के लिए, वो याद कर लो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस जो वे उससे कनेक्ट होती है, ठीक है। फिर आपके याद रख लो क्या? OMQ, ठीक है। ओटावा, मॉन्टोरियल, क्यूबेक, ठीक है। ये मॉन्टोरियल पीछे आना चाहिए, आई थिंक मॉन्टोरियल पीछे आना चाहिए, ठीक है। ओटावा, ओटावा याद रख लो, पहले ओटावा आ जाएगा, फिर मॉन्टोरियल आ जाएगा, फिर क्यूबेक आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले ओटावा, इन सबसे पहले आएगा क्या? कटबेरी का आएगा, कुटबेरी, ठीक है, ये याद रख लेना। तो सबसे पहले आपके यहाँ से विनपिग, ठीक है, विक्टोरिया, फिर विनपिग, फिर आपकी कैलगरी, रेजिना, कटबेरी, ओटावा, मॉन्टोरियल, क्यूबेक, फिर यहाँ पे भी आपके क्या आता है? सिडनी आता है, फिर हेलिफैक्स आता है, ठीक है। ये याद रख लेना आप। चलिए देखिए, कनेक्ट क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रीजन, पेरी रीजन, वीटर बेल्ट, ये बनाया है इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसको कनेक्ट करना था आपके, ये दो रीजन है ना, बीट गोइंग रीजन है ना। ऑस्ट्रेलियन की जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे वो ऐसे चलती है, देखो यहाँ से शुरू होती है पर्थ, ये सिडनी है, ये यहाँ पे एक और रीजन है एलबुरी करके रीजन है, उसको देती है, और फिर यहाँ पे देती है मेलबर्न रीजन करके, मेलबर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपके क्या, एक रीजन है कैलगरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पोर्ट अगस्ता करके, पोर्ट अगस्ता। फिर यहाँ पे आपके क्या एक और रीज़न है, इससे पहले इस रीज़न का नाम है ब्रोकन हील्स, ठीक है। इस अब यहाँ पे है फॉरेस्टा, ठीक है, कैलगरी के बीच में फॉरेस्टा, ठीक है, ये याद रख लो। अब मैं देखो मेरे थोड़े से गलत हो रहे हैं, मैं बीच में करवा रहा हूँ ना तो आपको पता नहीं चल रहा है, एक्चुअली मैं मार्क कहीं और कर रहा हूँ ऐसे, तो आप डायग्राम देख लेना, डायग्राम देख के सही से मार्क कर लेना। बाकी आपको नाम याद होंगे तो आपको प्लेसेस आगे पीछे ही करनी है, जो कि ईजी है। यहाँ पे है पोर्ट, पोर्ट पेरी है आई थिंक। यहाँ पे स्टारबक्स है, स्टारबक्स करके कोई एक जगह है, वो याद रख लो। फिर यहाँ पे है रोटो करके कोई है, फिर लास्ट में है पॉर्क्स करके कोई है, ठीक है। तो ये सारे रीजन याद कर लोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मैं बिना डायग्राम देख के बता रहा हूँ, आप डायग्राम देख लेना, याद कर लेना, ईजी है, ठीक है। फिर आपके ये तो मैंने आपको करवा लिया, कैलगरी, विनिपिग, पोर्ट अगस्ता, ठीक है। सी रूट आपको याद रखना है, सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक सी रूट ये वाला है, ठीक है, ये वाला सी रूट आपके मेन है। ये आपके देखिए नदर्न यूएसए में चलता है, फिर नदर्न वेस्टर्न यूरोप को नदर्न वेस्टर्न यूएसए से कनेक्ट करता है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इसी से ही होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन बता दी, 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट बता दिए, ठीक है ऐसे। फिर मेडिटेरियन इंडियन ओशन सबसे पुराना रूट है ये सबसे ज़्यादा पीपल, सबसे ज़्यादा लोगों को सर्व करता है। इसमें क्या-क्या कौन से पोर्ट आते हैं ये देखो। पोर्ट साइड इसमें आता है, पोर्ट साइड यहाँ पे, ये पोर्ट साइड यहाँ पे, पोर्ट स्विस, ठीक है। फिर आता है एडन, एडन है यहाँ पे देखो, पोर्ट साइड, पोर्ट स्विस, पोर्ट एडन यहाँ पे। फिर ये मुंबई और कोलंबो पता है, सिंगापुर पता है। यहाँ पे आप एक याद रख लो, मोम्बासा, मोम्बासा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोम्बासा जो कि अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप ये वेस्टर्न यूरोप से निकलता है, मतलब वेस्ट यूरोप से निकल के अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। फिर साउथ अटलांटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को वेस्टर्न यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करता है। फिर पैसिफिक एक की रूट है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, की पोर्ट है योकोहामा, और बीच में कौन सा पोर्ट आता है, होनोलुलु। कौन सा पोर्ट आता है, होनोलुलु। ये फेरी पोर्ट है, ये बेसिकली यहाँ पे सारी बसेस वगैरह, सॉरी शिप्स वगैरह रुकती है, ठीक है। फिर आती है आपकी एक कैनाल जो कि है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या करती है, एक तरफ है पैसिफिक ओशन, एक तरफ है अटलांटिक ओशन, एक तरफ है पनामा, एक तरफ है कोलन, दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। बेसिकली 72 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कि यूएसए ने पनामा पर अटैक करके बनाई थी, ठीक है ना। यूएस गवर्नमेंट विद 8 किलोमीटर वाइड, और इसमें आपको पता है ये आजकल तो सीबीएसई पूछता है इसमें कट कितने हैं, तो आपको याद रखना है 16 लॉक है, विद गुलबेरा कट, मियारा फॉला कट, बिटर लेक्स, लिटल स्विटर लेक। ये दोनों लेक कहाँ पे, इसमें स्विस कैनाल में, ठीक है। इस लेक यहाँ पे गेट बीटर लेक है, यहाँ पे सिटर बीटर लेक है, यहाँ पे बीर हजन लेक है, यहाँ पे अलग बे, टीना बे, ऐसी कुछ करके स्विस कैनाल है। ये 1869 में बनी है। मेडिटेरियन सी, रेड सी, 160 155 किलोमीटर कुछ नहीं है। राइन वाटर वे ये यहाँ से आपके बेजल इन स्विट्जरलैंड से रोटरडैम चलता है नीदरलैंड्स तक, ठीक है। यहाँ पे डुसलडॉर्फ आता है, मेन आता है, मनेज आता है, ठीक है। रूर आता, यहाँ से रूर रिवर ज्वाइन करती है, यहाँ से मेन रिवर ज्वाइन करती है, यहाँ से नेक्लॉर रिवर ज्वाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे नीदरलैंड्स आता है, फिर यहाँ पे फ्रांस आता है, फिर यहाँ पे जर्मनी आता है, फिर यहाँ से लग्जमबर्ग, और फिर यहाँ से स्विट्जरलैंड। ये सब याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ऐसे। तो पूरा मैप याद रख लो, ठीक है। फिर वोल्गा वाटर है, ये तो बेसिकली आपकी कैस्पियन सी में ड्रेन होता है। वोल्गा ये 11,200 किलोमीटर लंबा है। वोल्गा डॉन कैनल, वोल्गा मेस्को कैनल, दोनों कैनल इसमें चलती है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डॉन कैनल है वो आपकी ब्लैक कैस्पियन सी से कनेक्ट होती है। फिर ग्रेट लेक है, इसमें आपके जो लेक हैं वो सुपीरियर, हुरॉन, एरी, ऑन्ट्रियाओ लेक है, ठीक है। सूलैंड और वेललैंड कैनल है। डल्स ऑफ बफेलो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और मॉन्टोरियल तक आप जा सकते हो, ठीक है। ये राइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है नियरली 20,000 शिप्स आती है हर साल, और 2 लाख से भी ज़्यादा वेसल्स को एक्सचेंज करके जाती है, ठीक है। डेन्यूब वाटरवे ये ईस्टर्न यूरोप को सर्व करता है, ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सी तक जाता है। कितना मस्त है, ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू हुआ, ब्लैक सी तक चला गया, डेन्यूब के। टेरुना सेवरेज तक जा सकते हो। मिशिपिशी वाटरवे ये आपके ऐसे यूएसए दिखता है ना आपको, ये यूएसए का पार्ट यूएसए, और ये जो गल्फ है जिस पर यूएसए हमेशा लगता है कि गल्फ ऑफ यूएसए या मेक्सिको है, मेक्सिको की है। यहाँ से कुछ वेज ये यहाँ पे यूएसए के इंटीरियर पाइप को कनेक्ट करता है। यहाँ पे एक लाइन चलती है बिग इंच करके, जो यूएसए के 17% फ्राइट गुड है, इसी से आते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको याद रखना है, आर्यभट्टा, भास्कर, रोहिणी, इन सब की डेट याद रख लो, ठीक है। आर्यभट्टा की डेट 9 अप्रैल है, फिर 79 है, फिर 80 है, फिर ये 18 जून 1981 है, ठीक है। इसके अलावा इतना कुछ खास है नहीं आपके यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है आपके इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपकी सबसे फेमस है जॉन बीन मेला। ये जागी रोड आसाम में होता है। बार्टर सिस्टम यहाँ पे अभी तक प्रेवलेंट है, ठीक है। ये स्लेव ट्रेड किसने कब किया, देखो सबसे पहले तो डेनमार्क ने किया है, ठीक है। डेनमार्क ने इन सबसे पहले किया है, 1782 में कर लिया था। फिर इसने यूएसए ने 1807 में, 1808 में, और ब्रिटेन ने 1807 में किया। जनरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 1808 में सेटअप हुई थी, और 1995 में इसको ट्रांसफर कर दिया। ऑयल पोर्ट है, इसको 2 पोर्ट में डिवाइड किया जाता है। रिफाइनरी पोर्ट तो एक ही है, अबाडन इन द गल्फ ऑफ पर्शिया। बाकी ये 3 है, मराई काबो, एशकारिया, त्रिपोली, लेबनान। ये तीनों आपको याद रहने पड़ेंगे। पोर्ट्स ऑफ कॉल्ड एडन, होनोलुलु, सिंगापुर, जो कि बेसिकली रिफ्यूलिंग के लिए यूज होते हैं। पैकेट स्टेशन है डॉवर, और कैलाश है, ये कैलाश फ्रांस में काम करता है। इंटरपोर्ट एशिया, रोटरडैम, कोपेनहेगन, नेवल पोर्ट कोची, और ये ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल पोर्ट है, यहाँ पे बल्क कार्गोस होते हैं। कौन से कार्गोस, बल्क कार्गोस, ठीक है। फिर आते हैं कमर्शियल पोर्ट्स, इसमें कौन से जनरल कार्गोस यूज होते हैं। कौन से कार्गोस, जनरल। और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट है, इसमें बल्क प्लस जनरल कार्गोस दोनों आते हैं, ठीक है। इतना याद रख लो, बहुत है। आपके एक और पोर्ट नहीं हुआ, आउटर पोर्ट, इंटर पोर्ट, ठीक है। जो आउटर पोर्ट होते हैं उसका एग्जाम्पल है कोलकाता, ड्यूसबर्ग, मैनहेम एंड ऑल, ठीक है। फिर आपको बाद में मैं कल करवाता हूँ।